कि एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या है. वी ऑल्सो डिस्कस दी साइलेंट फीचर्स ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू ईएसआई एक्ट. रीसेंट जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा था वेज सीलिंग हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ पर दिया है 10,000 to 15,000, बट हम लोग को पता है कि जो 15,000 है वो 15,000 से 21,000 वेज की सीलिंग अभी रेज हो गई है. ठीक है. The number of employees brought down to 10 and more with or without power for deciding the applicability. मतलब ESI की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए आपका मिनिमम स्टाफ जो है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ, उसको दैट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 10 नंबर्स कर दिया गया. इन केस द वर्कमैन इज अनमैरिड एंड इफ हिज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, he can nominate his minor brother or sister as dependent up to a maximum age limit of 25 years. ये वाला क्लॉज को भी अपडेट किया गया है कि अगर कोई वर्कमैन जो है ही इज मीन्स अनमैरिड वर्कमैन, सीधा सा लिख रही हूँ मैं, अनमैरिड है, देन एंड हिज पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो क्या कर सकता है, ही कैन नॉमिनेट हिज यंगर ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर को वो ये कर सकता है, ब्रदर और सिस्टर एज डिपेंडेंट. ठीक है, एज डिपेंडेंट, मैक्सिमम एज इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स. 25 ईयर्स तक उसको डिपेंडेंट की कैटेगरी में हम लोग ला सकते हैं, है ना. ये हुआ. इसके बाद अप्रेंटिसी हैज बीन ब्रॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. जो अप्रेंटिसी है, अप्रेंटिसेस जो होते हैं ना, अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से, जो अप्रेंटिसी मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन लोग, दे हैव बीन ब्रॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इटसेल्फ. उनको भी एम्प्लॉय के अंडर में ले लिया गया. द वर्ड इंस्पेक्टर हैज बीन रिप्लेस्ड विद सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर. ये जो इंस्पेक्टर वर्ड है रिप्लेस्ड विद सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर. ठीक है. Any officer of the corporation authorized in this behalf by its may carry out re-inspection or test inspection of the records and returns submitted under section 44 for the purpose of verifying the correctness and the quality of the inspection carried out by a social security officer. अब देखो, as per section 44, ये जो इंस्पेक्टर या जो हमने नाम चेंज किया दैट इज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसने कुछ इंस्पेक्शन किया. ठीक है, कुछ इंस्पेक्शन हुआ. देन इन दैट केस अ फर्दर री इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय एनी मेंबर ऑफ द एनी मेंबर इन द सेंस एनी ऑफिसर होगा वो, मतलब ऑफिसर ही रहेगा ना, कोई भी तो फर्दर री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता मैटर को, उसके लिए तो ऑफिसर कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं. Limitation of 5 years now applies to proceeding under section 45A. No order shall be passed by corporation in respect of the period beyond 5 years from the date on which the contribution shall become payable. इसका मतलब सेक्शन 45A बता रहा है कि जैसे जो भी पेमेंट हुआ है या कंट्रीब्यूशन हुआ है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर किसी ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसका जो पीरियड है उस पीरियड से और 5 years आफ्टर दैट पीरियड कोई ऑर्डर, नो ऑर्डर कैन बी मेड, कोई ऑर्डर नहीं दिया जा सकता. मतलब लिमिटेशन ऑफ 5 years नाउ अप्लाइज टू प्रोसीडिंग. ये जो है इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन आ गई है, लिमिटेशंस ऑफ 5 years नाउ अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स. कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर होनी है तो वो प्रोसीडिंग्स का पीरियड 5 years से ज़्यादा नहीं हो सकता. इसी को यहाँ पे बताया गया कि कोई भी प्रोसीडिंग अगर होनी है तो 5 years से ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है. नौ, ये हमने एम्प्लॉय के डेफिनेशन को पढ़ा और उसमें जो जो नए ईएसआई एक्ट में नए नए क्लॉजेस ऐड हुए वो कंसिडर किया. नाउ लेट्स मूव टू दी वेजेस. वेजेस का मतलब पता है कि जो भी रेम्युनरेशन दैट इज पेड इन कैश इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड्स एनी पेमेंट इन एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड लीव, lockout or strike which is not illegal or layoff, and includes other remuneration paid at interval not exceeding 2 months but does not include. देखो, wages का मतलब means every type of payment a worker is entitled to, उसको जो जो मिलना चाहिए. But
इट एक्सक्लूड्स कर रहा है वो हमको देखना है। कंट्रीब्यूशन पेड टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पेड टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, तो ये तो वेज में नहीं कहलाएगा ना कंट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो, कि वो मेरा वेजेस नहीं, वो तो मेरा कंट्रीब्यूशन है। ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग कंसेशन, ये जो हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस हैं वो हमारे वेज नहीं है, या ट्रैवलिंग कंसेशंस, ये सब जो मिल रहा है ना, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेजेस। सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, सम पेड मैंने कुछ स्पेशल अमाउंट ऑफ पेमेंट दिया जा रहा है, सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, ठीक है। ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, अब ये जो ग्रेचुटी है ना, ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, ग्रेचुटी जो अमाउंट है वो तो कहाँ जमा हो रही है, ग्रेचुटी फंड में जमा हो रही है। तो ग्रेचुटी जब आप एक कंपनी छोड़ रहे हो, जो डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपको ग्रेचुटी का पेमेंट मिल रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर वेजेस, वो वेजेस में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। Now, contribution. The another definition is contribution. What is contribution? The main source of finance are the contribution from the employers and the 1/8 share of expenses by the state government toward the cost of medical care. अब ये जो मेडिकल केयर ESI फंड जो आती है मेडिकल केयर में, तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तो लगेगा ना, बिकॉज जो फाइनेंस करनी है, जो पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ से आएगा, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ है, एक हो गया एम्प्लॉयर्स, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयज भी खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ फंड देते हैं, एंड प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है, टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर, सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर खर्च कर रही है, ठीक है। Employer's contribution has to be calculated individually for each employee at 1.75% of the wage. The employer's contribution, however, may be calculated at the rate of 4.75. अब देखो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कितना देता है, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 1.75%। तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है 1.75%। इसलिए बताई थी ना कि ESI की जो फैसिलिटी है, अगर कोई मतलब कंपनी देती है तो वो एक्चुअली बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें कुछ ये नहीं रहता है, अपर कैपिंग नहीं होती है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, मतलब कोई सीलिंग नहीं है। अगर कुछ होता है तो पूरा मतलब खर्चा और जितने भी अच्छे से होता है वो सरकार और एम्प्लॉयर मतलब ESI फंड पूरा देता है, ठीक है। ये मैंने किया है ना, तो काम तो मुझे पता है। तो नाउ the employer's contribution, however, may be calculated at the rate of 4.75% of the total wage paid to the employees under the employees covered under ESI scheme in each wage period, rounded to the next higher multiple of 5 paise. The total value of the combined employers and employees here has to be deposited in the State Bank of India or in other authorized bank or branch through a challan in quadruplicate as per the pro forma on or before 21st of March. अब ये जो टोटल अमाउंट है, सैलरी पहले होती है ना, जो सैलरी कैलकुलेशन होती है, सैलरी कैलकुलेशन होने के बाद जो भी अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये टोटल फंड का कैलकुलेशन होता है। अब उसका चालान जो है क्वाड्रुप्लिकेट बोलते हैं, स्पेलिंग क्वाड्रुप्लिकेट चालान, मतलब बहुत सारे चालान निकलते हैं ना, एक वहाँ पे ESI में जमा होगा, एक HR डिपार्टमेंट में रहता है, एक फिनेंस में रहता है, तो एज पर दी फॉर्मेट, एज पर फॉर्मा किया जाता है, ठीक है। तो इट नीड्स टू बी सबमिटेड, अब ये सबमिटेड होता है ऑन और बिफोर 21st of the month following the calendar in which the wage fall due, 21st of, मैं इजी भाषा में लिख रही हूँ, नेक्स्ट मंथ, जैसे इस मंथ की सैलरी हुई तो नेक्स्ट मंथ के 21st तक वो जमा पड़ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। परफॉर्म
यहाँ पे दिखाई है द ऑन और बिफोर द 21st ऑफ द मंथ फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ इन विच द वेज फॉल ड्यू। मैंने जैसे जनवरी का सैलरी मिल गया तुमको 1 तारीख या 2 तारीख को मिल गया, अब जनवरी का जो ईएसआई का सबमिशन करना है वो तुमको फरवरी के 21st के अंदर में वो पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। An employer who fails to pay his contribution within the period specified shall be liable to pay interest and damages for late payment under section 85 subsection B of the act। अगर प्रॉपर मतलब जो एम्प्लॉयर प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, टाइमली पेमेंट not done, in that case he will be liable for your fine, बोल सकते हैं for late payment, उसको एक इंटरेस्ट और डैमेजेस ये सब देना पड़ेगा, liable for late payment interest and charges उसको देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 85 सबसेक्शन बी, 85 सबसेक्शन बी, ठीक है। हो गया। The Act has laid down the purposes for which the fund may be expended. The accounts of the corporation shall be audited by the auditors by the central government. अब ये जो अकाउंट है मतलब जो भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेशन कौन है, ईएसआई कॉर्पोरेशन, जिसको मैं ईएसआईसी बोल रहा हूँ। ईएसआई की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये कौन ऑडिट करेगा, ऑडिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो चेक करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी। Now employees whose average daily wage is below 15 are exempted from payment of their contribution, only the employer's contribution will be payable। अब यहाँ पे बताया एम्प्लॉयज जिसकी सैलरी एकदम ही कम है, एम्प्लॉयज सैलरी बिलो ₹15 per day exempted to pay their ESI contribution, उनको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी कम अमाउंट ऑफ सैलरी है, उसमें वो अगर देंगे तो कहाँ से बचेगा उनका। कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड, अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड में।